जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 3B। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया। सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया। थर्ड लेक्चर के इसके अंदर हम लोग मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इसके अंदर पहला हम लोग ने मेथड किया, दैट विल बी द रेशियो मेथड। ओके, अब हम लोग सेकेंड मेथड करेंगे, दैट विल बी अ टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सर ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेथड को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है। बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन में रखते हैं। हम 2 तरीके से हम पढ़ेंगे, पहला हम समझ के लेंगे और दूसरी बार हमको इसको किस तरह से बाहर करने का हम वो भी देखेंगे। ठीक है, पहली बात, टोटल एक्सपेंडिचर से हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे? तो एक सिंपल, मेरी माँ ने मुझे 1000 रुपया दिया। ठीक है, 1000 रुपए में उसने 10 प्रोडक्ट लाने के लिए बोला। 1000 रुपए में 10 प्रोडक्ट लाने बोला। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इज 100, सेकेंड वाला प्रोडक्ट रहेगा उसका प्राइस 50, थर्ड वाला प्रोडक्ट रहेगा उसका प्राइस इज 150, ऐसा वगैरह 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 रहेगा। तो मैंने 1000 रुपया लिया और मुझे 10 प्रोडक्ट लेके आने। मैं मार्केट में गया। मार्केट में जाने के बाद जो पहला वाला जो प्रोडक्ट था वो 100 रुपीज के बदले में उसका प्राइस कितना हो गया? 200 रुपीज हो गया। अच्छा, 200 रुपीज हो गया। अब क्या करूंगा? मेरे माँ ने बोला था वो 100 रुपीज में 1 kg लेके आने के लिए, लेकिन अब वो क्या हो गया? 100 के बदले कितना हो गया? 200 हो गया। तो मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन चलने लगा, क्या कि मैं कितना खर्चा करने वाला था? 1000 बराबर। उस 1000 में से एक प्रोडक्ट कितने में लेने वाला था? 100 रुपए का था, लेकिन अब उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया? 200। अब उसके बाद मैंने क्या किया? डिमांड पहले मैं 1 kg करा था, अब मैं 1 kg डिमांड करूंगा क्या? नहीं, अब मैं उसका डिमांड क्या करूंगा? कम करूंगा। मतलब आपका प्राइस में जो चेंज हुआ तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर में भी क्या होगा? डिफरेंसेस आएगा। आप पहले कितना खर्चा करने वाले थे, अब कुछ और खर्चा कर रहे और ही कुछ डिमांड कर रहे। अंडरस्टूड? कट इसके पहले भी वो कट कर देना। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बोलता आपके पास कितना इनकम है या कितना खर्चा करने के लिए पैसा है और आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो और उस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप कितना डिमांड कर रहे हो, ऐसी चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, लेकिन इसको हम लोग आंसर में कैसे लिखे? देखो, अब मैं ना ट्राई करता हूं कि आपको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने का। अगर हो सके तो मेरे साथ ही लिखो और ये आंसर पूरा का पूरा खत्म कर दो। ठीक है, लेट्स विद अब हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये होता क्या? सबसे पहला पॉइंट मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो, तुम लोग का आंसर हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड। अरे आप इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला और रेवेन्यू मेथड भी बोला, ऐसा क्यों? देखो एक सिंपल है, 1 पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर। मेरे लिए जो खर्चा रहेगा किसी और के लिए क्या रहेगा? इनकम रहेगा, राइट? तो 100 रुपए मेरा खर्चा, 100 रुपए सामने वाले के लिए क्या रहेगा? इनकम। इसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला? टोटल रेवेन्यू मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड। इसको हम लोग टोटल आउटले मेथड भी बोलेंगे। ओके, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब तुम पूरा लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड, total outlay method. It is introduced by Professor Alfred Marshall in the books of Principle of Economics in the year 1890. और मैंने टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बारे में बताया था कि 1% इनकम इज अनदर पर्सन क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया।
अब यहां पर पहला पॉइंट होने के बाद अब यहां पर सर टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है या टोटल रेवेन्यू होता है, तो टोटल रेवेन्यू बोलो तो मैं बोलूं सेल होता है। हाँ सर, सामने वाला खर्चा कर रहा है तो खर्चा किसके बेसिस पे कर रहा है, उसका प्राइस कितना है और उसके बाद वो डिमांड कर रहा है, बराबर ना। तो मैं ऐसा बोलूं यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय इंडिविजुअल on commodity at a given price during a particular period of time। मतलब क्या, देखो ना, मैं ऐसा बोलूं था, ये मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा। ऑन किसके ऊपर करेगा, कमोडिटी के ऊपर करेगा, उसका कुछ ना कुछ प्राइस रहेगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब इसका एक फॉर्मूला भी आता है, टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको मैं टोटल रेवेन्यू भी बोल सकता हूं, टोटल आउटले भी बोल सकता हूं, इज व्हाट, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मुझे बताओ ना, सेल है ना, मैंने ना समझो 100 रुपया कमाया, तो मैं 100 रुपया कैसे कमाऊंगा, मैंने 10 वड़ा पाव बेचा, एक वड़ा पाव 10 रुपए का है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रहेगा, तो मैंने एक्चुअल में कमाया कितना, 100 रुपया कमाया, तो ये मेरा रेवेन्यू रहेगा। अच्छा, मैंने 100 रुपया कमाया, मतलब वो किसी का लिए 100 रुपया क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर हम लोग क्या बोला, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटले रहेगा। होप सो ये वाला समझ में आ रहेगा। ये मेरा फर्स्ट फ्रेज हो गया, तो इसको अगर हम लोग अच्छे से बाहर कर लेंगे तो आपको आंसर एकदम सिंपल होगा। तो ये 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड, टोटल आउटले मेथड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। टोटल एक्सपेंडिचर, सेकंड पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय कौन, इंडिविजुअल ऑन कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और थर्ड पॉइंट उसका क्या रहेगा, फॉर्मूला, दैट इज अ प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, तो जो इसका हम लोग ने टेक्स्ट बुक में, देखो यहां पे अगर तुम देखेंगे तो वो लोग ने भी वैसे ही लिखा हुआ है, लिखा है ना यहां पे, टोटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया है, बराबर। ये बोला टोटल एक्सपेंडिचर वो बिफोर और आफ्टर, जिसके अंदर प्राइस में क्या होगा, चेंज होगा। और यहां पे एक लाइन लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो फॉर्मूला लिखा है प्राइस इनटू क्वांटिटी। फिर सर आपने जो पहले लिखा है तो वो लिखने का कि नहीं लिखा, देखो पहले जो लिखा वो 3 पॉइंट है, बराबर, वो 3 पॉइंट लिखो बस। मतलब मैं इसके जगह पे ये जो हम लोग ने लिखा है इतना पूरा है ना, उसके जगह पे मैं पहला जो 3 पॉइंट लिखा वो भी लिखो तो चलेगा, या ये 3 पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। बट वो कैसा होता है, सिस्टमैटिकली लिखा है, इंट्रोडक्शन दिया, मीनिंग दिया, फॉर्मूला दिया, खत्म, समझा, वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा, थोड़ा सा अलग वे में लिखा है। अंडरस्टूड, हाँ या ना, बराबर। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड, इसमें नहीं दिया लेकिन लिखो टोटल आउटले मेथड, उसका मतलब है इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कौन से बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। फिर टोटल एक्सपेंडिचर कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा ऑन कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद क्या लिखा, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या लिखा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब तुम लोग को दिखेगा यहां पर ये ए बी सी दिया, बराबर। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट दिया, मैं ये वाला पार्ट को ऊपर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेट्स सी, नीचे जो टेक्स्ट बुक का शेड्यूल था मैंने यहां पे लिखा। अब ये एक्चुअल में है क्या, देखो अपन ने पढ़ा रहेगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जब प्राइस 10 रुपया था, 20 रुपया था, 30 रुपया था, 40 रुपया था, 50 था, 60 था, तो क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली कम होती जाएगा। पहला 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। अब तुमको मालूम है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा या टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा, राइट। तो यहां पर देखो ये लोग ने लिखा है टोटल आउटले। सर टोटल आउटले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू मेथड, ठीक है। अब उसके अंदर 3 पॉइंट थे, ठीक है। अब वो 3 पॉइंट को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहला देखो यहां पे मुझे पता प्राइस में चेंज हुआ,
हाँ सर, प्राइस में चेंज हुआ। सर प्राइस में चेंज हुआ तो यहां पे देखो टोटल आउटले क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। हाँ सर, तो मैं ऐसा लिखूं, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस टोटल आउटले मेरा क्या हो गया, इंक्रीजेस। व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस टोटल आउटले क्या हो गया, इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पे दिख रहा है चेंज इन प्राइस है। हाँ सर, यहां पर भी क्या हुआ, चेंज इन प्राइस, बट टोटल आउटले क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखो, यहां पे दिख रहा है चेंज इन प्राइस है, मतलब यहां पे चेंज इन प्राइस है, और टोटल आउटले देखो यहां पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब यहां पे टोटल आउटले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब विद द चेंज इन प्राइस टोटल आउटले इंक्रीजेस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखो पहले आपका खर्चा कितना होता है 60, अब खर्चा कितना हो रहा है 100, पहले से ज्यादा हो रहा है, राइट। जब ज्यादा खर्चा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक। कम खर्चा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। तो 60 से कितना हो गया, 100 हो गया, तो डिमांड मतलब उसमें से ज्यादा खर्चा हो गया, इसके इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। यहां पे चेंज इन प्राइस हो गया, बट टोटल आउटले क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा, यहां पे चेंज इन प्राइस हुआ, टोटल आउटले देखो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया, 100 से भी कम हुआ, मतलब पहले से कम चेंज हुआ। पहले 100 का चेंज हुआ, फिर बाद में कितना 60 का चेंज हुआ, मतलब कम चेंज हुआ ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। यही स्टेटमेंट है, विद द चेंज इन प्राइस total outlay increases, it is known as relatively elastic demand. With the change in price total outlay remain constant, it is known as unitary elastic demand. With the change in price total outlay decreases, it is known as relatively inelastic demand. देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, देखो क्या लिखा है, रिलेटिवली इलास्टिक में क्या लिखा है लोग ने, with the change given change in price टोटल आउटले क्या हो गया, इंक्रीजेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली क्या रहेगा, इलास्टिक डिमांड, बराबर ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 होता है इलास्टिक ना। लास्ट लेक्चर आप लोग देखे नहीं रहेंगे तो प्लीज पहले वाला वीडियो देखो। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोले तो क्या होता है, ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक बोले तो क्या होता है, लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, बराबर। विद द चेंज इन प्राइस टोटल आउटले इंक्रीजेस, it is known as what, relatively elastic demand which is greater than 1. With the change in price, देखो फॉल हो या राइज हो, मतलब चेंज ही हुआ ना, और टोटल आउटलेट डज नॉट चेंजेस, मतलब इट रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, विल द इक्वल टू 1 रहेगा। विद द चेंज इन प्राइस टोटल आउटलेट क्या होगा, डिक्रीजेस, इट विल बी क्या रहेगा, लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब देखो अभी 6 पॉइंट हो गया विद एक शेड्यूल के साथ, तो कैसे लिखेंगे देखो मैं वापस बता रहा हूं। पहला, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, टोटल expenditure method is also known as what, total outlay method, total revenue method. It is introduced by Professor Alfred Marshall in the books of Principle of Economics. ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, total expenditure done by individual on commodity at a given price during a particular period of time, मेरा सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, total expenditure is equal to price into quantity, बराबर। चौथा, तुम शेड्यूल, जो शेड्यूल है ना ये वाला शेड्यूल तुमको लिखने का है, तो इस शेड्यूल के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मतलब फोर्थ पॉइंट शेड्यूल हो गया। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस and total outlay increases, it is known as what, relatively elastic demand, that is elasticity of demand is greater than 1. With the change in price total outlay remain constant, total outlay remain constant, it is known as unitary elastic demand, that is elasticity of demand is equal to 1. With the change in price total outlay decreases, it is known as relatively inelastic demand, that is elasticity of demand is less than 1. समझ में आया क्या, मतलब एकदम डिफिकल्ट आंसर नहीं, एकदम सिंपल आंसर है। समझ के लो, फोकस करो, ध्यान से देखो, फास्ट करके मत सुनो, एकदम ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं लिखते जाओगे ना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी भी अपना 50% हो गया, पूरा आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये लोग ने कैसा लिखा है देखो, ये हो गया, ये होने के बाद लास्ट में भी एक मैं रिकैप करूंगा ही। अब ये लोग क्या बोलता है, इस शेड्यूल का वो लोग ने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। अब इस शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन वो लोग ने कैसे दिया देखो, ये लोग ने बोला कि अगर प्राइस 10 रुपीज था और इसका क्वांटिटी डिमांड अगर 6 है, तो इसका ये जो 60 है, मतलब ये टोटल एक्सपेंडिचर है, हाँ, तो मैं इसको मैं टोटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं, ठीक है।
टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट क्या लगा, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांड इज 6, टोटल एक्सपेंडिचर इज 60। ठीक है, व्हेन प्राइस राइज फ्रॉम 10 टू 20, प्राइस राइज हुआ ना 10 से 20, क्वांटिटी डिमांड फॉल फ्रॉम 6 टू 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर, अब यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर है तो दोनों दोनों होगा, सेम हो जाएगा, तो मैं इसके बदले में इसको क्या लिखता हूं, टोटल आउटले। अलग सेम ही है उसका मतलब, पहला मेरा खर्चा 60 रुपए होता था, अब मेरा खर्चा कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। तो पहले वाले खर्चे को मैं टोटल एक्सपेंडिचर लिखा और नीचे वाले को क्या लिखा, टोटल आउटले लिखा। तो मुझे बताओ टोटल आउटले इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, टोटल आउटले ज्यादा है ना एज कंपेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर। सर दोनों भी तो सेम है, हाँ दोनों भी सेम है, दोनों भी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ही है ना, बट पहले वाला एक्सपेंडिचर जो सेकंड वाला एक्सपेंडिचर से क्या है, कम है, इसके लिए यहां पर ये क्या रहेगा, ईडी विल बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। अंडरस्टूड, नहीं समझा, एक बार ध्यान से हम लोग ये पढ़ते, देखो पहला प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 10 रुपया, क्वांटिटी डिमांड कितना था, 6 रुपया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 60 रुपया, सेम स्टेटमेंट लिखा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा, प्राइस बढ़ गया 20 रुपया तक, फिर डिमांड क्या हो गया, फॉल, कहां तक, 5 यूनिट तक, तो उसने बोला टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 रुपया, दोनों भी सेम है। उसके बाद क्या लिखा, टोटल आउटले, जो खर्चा है ना टोटल आउटले, अपने शेड्यूल में लिखा था, ऊपर वाले को टोटल एक्सपेंडिचर, नीचे वाले को क्या लिखा था, टोटल आउटले, तो टोटल आउटले इज क्या लिखा, ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हैंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सुन रहे हैं क्या, अगर ये पहला वाला अगर अच्छे से समझ में आ गया, सेकंड वाला थर्ड वाला तुम अपना ओन वर्ड से लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी क्या लिखा, पहला वाला वापस बोलता है, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांड इज 6, टोटल एक्सपेंडिचर इज 60, व्हेन प्राइस राइज टू 20, क्वांटिटी डिमांड फॉल टू 5, total outlay is 100, that is total outlay is greater than total expenditure, it is known as relatively elastic demand, that is elasticity of demand is greater than 1। तो मैं इसको है ना एक एक पॉइंट में भी लिख के देता हूं ताकि तुमको और एकदम अच्छे से समझ में आए। मैंने क्या बोला, प्राइस कितना रहेगा 10, क्वांटिटी डिमांड कितना रहेगा 6, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 60, यही स्टेटमेंट, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांड इज 6, टोटल एक्सपेंडिचर इज 60, व्हेन प्राइस राइज हुआ ना, प्राइस राइज कहां तक हुआ 20, एंड क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, फॉल किधर तक 5, तो टोटल आउटले लिखना है हमको, ये कितना रहेगा 100, ये मेरा सेकंड पॉइंट उसी के अंदर हो गया। फिर मैं ऐसा लिखूं क्या, टोटल आउटले इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली ये 100 और ये कितना रहेगा 60 रहेगा, राइट। अच्छा उसके बाद यहां पर मैं ऐसा बोलूं, यहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, दैट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन क्या बोलेंगे 1। समझा कि नहीं समझा, एकदम सिंपल, वापिस एक बार बोलता ध्यान से सुनो, फटक से कर देते, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांड इज 6, टोटल एक्सपेंडिचर इज 60, व्हेन प्राइस राइज टू 20, क्वांटिटी डिमांड फॉल टू 5, टोटल आउटले इज 100, total outlay is greater than total expenditure, it is known as relatively elastic demand, that is elasticity of demand is greater than 1। अब सेम टू सेम सेकंड वाला भी करते हैं, सेम टू सेम करते हैं, सेकंड वाला सेम ही लिखने का, कुछ अलग नहीं लिखने का। देखो when price is कितना 30, क्वांटिटी डिमांड कितना था उसका 4, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 120, when प्राइस राइज कितना, प्राइस राइज टू कितना होगा, प्राइस राइज 40, राइट, और यहां पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, फॉल कितना हो गया 3, मेरा टोटल आउटले कितना रहेगा 120, राइट। अब मुझे बताओ यहां पे टोटल आउटले इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज नोन एज, मतलब यहां पे कितना 120, इधर भी कितना रहेगा 120, इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर बाद में क्या लिखेंगे, यहां पे ईडी विल भी क्या रहेगा, इक्वल टू 1। समझ में आएगा, सेम तुम देखो इसके बाद टेक्स्ट बुक में जैसा रीड करूंगा यही मिलने वाला है। अच्छा इसके बाद एक लास्ट भी है, सेम वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे, लास्ट देखो यहां पे सी वाला दिख रहा रहेगा आपको स्क्रीन पे, यहां पे प्राइस कितना था, व्हेन प्राइस इज 50, क्वांटिटी डिमांड इज 2, टोटल एक्सपेंडिचर इज 100,
व्हेन प्राइस राइज हुआ, कहां तक राइज हुआ 60, फिर क्वांटिटी डिमांड कितना रहेगा 1, मतलब क्वांटिटी डिमांड फॉल हो गया ना, क्वांटिटी डिमांड फॉल टू 1, टोटल आउटले कितना रहेगा 60, राइट। तो मैं ऐसा लिखो टोटल आउटले इज लेस देन क्या रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। जिधर मेरा यहां पे कितना रहेगा टोटल 60 रहेगा, यहां पे कितना रहेगा ये 100 रहेगा। इट इज नोन एज व्हाट, रिलेटिवली क्या रहेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, राइट। दैट इज ईडी विल बी क्या रहेगा लेस देन 1। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये जैसा है वही लिखा है मैंने, कुछ और लिखा ही नहीं, आपका आंसर इधर ही खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा इस पेज के अंदर ही आपका पूरा का पूरा, ट्राई करता हूं छोटा करने का, ये जो पेज है इसी के अंदर आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। एक बार हम लोग क्विकली करते हैं, फटाफट कर देते हैं, पूरा का पूरा आंसर जो 4 मार्क का आंसर है पूरा रट लेना चाहिए। अगर तुमने अगर अच्छे से ध्यान से देखा रहेगा वीडियो, मार्क माय वर्ड, ये पूरा आंसर आपके लिए बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड आंसर नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहला आंसर, सबसे पहला हम लोग ने यहां पे लिखा था, राइट, ये लिखा है आपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड, टोटल आउटले मेथड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। सेकंड पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय इंडिविजुअल ऑन कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट, हम लोग क्या बनाएंगे, इसका शेड्यूल बनाएंगे, राइट, शेड्यूल बनाएगा। शेड्यूल के बाजू में भी मैंने लिखा हुआ है, बराबर। विद द व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, टोटल आउटले क्या होगा, इंक्रीजेस। इट इज सेड टू बी इलास्टिसिटी ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। विद द चेंज इन प्राइस, टोटल आउटले रिमेन कांस्टेंट। इट इज सेड टू बी व्हाट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। फिर बाद में हम लोग ने क्या पढ़ा, विद द चेंज इन प्राइस, टोटल आउटले डिक्रीजेस। ओके, इट इज नोन एज व्हाट, रिलेटिवली inelastic demand, that is what elasticity of demand will be क्या रहेगा, less than 1। सेम लिखा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन जो अभी लिखा था। when price is 10, quantity demand is 6, total expenditure is 60। when price rises to 20, quantity demand fall to 5, टोटल आउटले कितना रहेगा 100। सो टोटल आउटले इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ऐसा वगैरह वगैरह करके आप लोगों ने पूरा का पूरा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ट्राई करो प्लीज, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे तो अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप भी प्लीज इसको शेयर करो। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।